हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हम लोग का ये क्लास बिहार जीके या बिहार स्पेशल का ये क्लास है और आज हम लोग का ये छठा क्लास है बिहार स्पेशल का। आज के क्लास में हम लोग गुप्त वंश को शुरू करेंगे। गुप्त वंश का इतिहास जो है भारतीय इतिहास का एक मुख्य पार्ट है और इस वंश का इतिहास बिहार से भी रिलेटेड इतिहास है, इसलिए बिहार जीके में बिहार स्पेशल के इस पढ़ाई में गुप्त वंश को भी हम लोगों ने शामिल किया है। हम लोग का जो एग्ज़ाम है उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है। पिछली बार 30-32 क्वेश्चन बिहार से स्पेशल बिहार से रिलेटेड था, जिसमें बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिहार करंट, सब तरह का मिला करके। तो बिहार के इतिहास पढ़ने के क्रम में हम लोग गुप्त वंश के इतिहास को भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो मैं कल भी दोहराया था कि भाई कुछ ऐसा पाठ इतिहास बिहार का इतिहास पढ़ने के क्रम में जो बहुत वो चैप्टर बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन अगर भारतीय इतिहास का वो पाठ है तो वो भी आपके लिए उतना ही महत्व का है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिहार का ही क्वेश्चन होगा। लेकिन बिहार पर हम लोग फोकस करके ये जो मेरा सेशन है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिहार स्पेशल है, बिहार का जीके है, जिसमें हम लोग इतिहास से शुरू किए हैं, बिहार के इतिहास से शुरू किए हैं। और पहला क्लास जो हम लोग का बिहार सामान्य परिचय था और उसके बाद इतिहास पर ये गुप्त वंश का इतिहास आज शुरू होगा और बिहार इतिहास का ये 5वां क्लास हो जाएगा। ऐसे ओवरऑल ये छठा क्लास आपका। तो गुप्त वंश के इतिहास को हम लोग देखेंगे और गुप्त वंश से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्ट्स हमारा है, क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कल हम कुछ समझाने का आप लोग कोशिश किए थे कि साहब इतिहास काफ़ी बृहद है, लेकिन इसको किस किस चैप्टर में हमें पढ़ना है और उसका एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट हमारे पास थोड़ा होना चाहिए कि भाई कैसे आया, कब का है, इसके पहले कौन था, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट। और बिहार से रिलेटेड उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, तो उन सभी फैक्ट्स को जो आपके पीडीएफ में मिलता है, जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, अगर उस चैप्टर को, उस टॉपिक के बेसिक को अगर आप समझ लिए हैं तो बाकी फैक्ट को आप दोहराएं, बार बार पढ़ें, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा उससे रिलेटेड। अभी हम आपसे कुछ इस चैप्टर पर गुप्ता पर आने के पहले कुछ अन्य बातों को भी आपके सामने हम रखेंगे, कुछ आपसे बात करते हैं। हम लोग देखें कि भाई पहले हम लोग इस पर कुछ चर्चा कर लें। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, जो पीडीएफ भी गया होगा शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ उस पर हमने चर्चा किया भी था। वो चैप्टर हम लोग का था मौर्य के बाद शुंग, कण्व और बाहरी शक्तियां, और उन बाहरी शक्तियों में ग्रीक, पार्थियन, शक और कुषाण से संबंधित फैक्ट्स थे। और वो जो फैक्ट्स आपने पढ़ा होगा वो जरूरी नहीं है कि सारा फैक्ट्स आपका बिहार से रिलेट कर रहा हो, लेकिन वहां पर बिहार के इतिहास को समझने के लिए, और वो जो फैक्ट्स है वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो बिहार के इतिहास से डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ न भी हो, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सा चीज़ में बिहार से जुड़ा हुआ है भी। उसको ऐसे इग्नोर करके एक दो फैक्ट को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया है। जैसे ग्रीक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो भाई ग्रीक में, यूनानियों में, जैसे बौद्ध धर्म के संबंधित मिनांडर का बात पढ़ा तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पार्थियन से रिलेटेड चीज़ डायरेक्ट बिहार से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रीक के बाद शक और शक के बाद पार्थियन, तो उसको 2-4-5 फैक्ट उसको हमने दिया है और वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है।
और शक के बारे में थोड़ा हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसमें जो रुद्र दमन का बात है, जो महानतम शक शासक हुआ, और चूंकि वो उसकी राजधानी सौराष्ट्र क्षेत्र में उसका एरिया रहा, और उसका जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जिसमें आपको सुदर्शन झील की चर्चा है, सुदर्शन झील का वो पुनरुद्धार कराया था या सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। और उस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, उस क्षेत्र में सौराष्ट्र क्षेत्र के गवर्नर ने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य उससे काफ़ी पहले का। तो ये सब बातें जो है ना कनेक्ट करती हैं आपके बिहार के इतिहास के साथ, और वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को वहाँ पर रखा गया है। अब जैसे हम लोग कुषाण को वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, उसका फैक्ट पढ़े होंगे, तो कुषाण में आप जैसे आप देखेंगे कि कुषाण कालीन कुछ साक्ष्य बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से जो मिले हैं, तो उस तरह का बात की कहाँ से मिला है, ये फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एग्जाम के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के ही हमने वो सभी फैक्ट्स को संकलित करके आपके सामने दिया है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसे बार बार दोहराएं, पढ़ें, बहुत स्ट्रेस में नहीं। कल हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ स्टूडेंट बड़ा स्ट्रेसफुल थे कि साहब हो नहीं पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। मैं आपको बताया भी था, सजेस्ट किया था कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखिए, चैप्टर को का एक सिस्टमेटिक आप मतलब कि क्रम जान लीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स दिया जा रहा है, जो ज़्यादा संभव हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट्स आपको दिया जा रहा है, आप उसको पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। ये कम फैक्ट नहीं, काफ़ी है, तो उतना पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं ना भाई, कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ाना है उसके थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आपके लिए आपके मेहनत को ज़्यादा फलदायी बनाने के लिए, ठीक है, आपको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम लोग कलेक्ट करके कंपाइल करके आपके सामने रखते हैं, जिससे आपका मेहनत ज़्यादा फलदायी हो, ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है, और आप अपने उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें। यही तो काम होता है, यही तो आप इसीलिए तो जुड़े हो, ठीक है। अब उसमें कुछ समझने की बात है, तो देखो हिस्ट्री काफ़ी बड़ा चीज़ है, अगर उतना डिटेल हम लोग फिर पढ़े तो फिर हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। और वो भी पता चलेगा कि कहीं का भी एक खंड का भी आप हिस्ट्री लीजिए ना, किसी भी मतलब ज्योग्राफिकल एरिया का, किसी टेरिटोरी का अगर हिस्ट्री लीजिए, छोटा छोटा का भी अगर डिटेल कीजिएगा, उसका आप मैक्रो में जाइएगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर जब बड़ा क्षेत्र होता है तो फिर आप मतलब कि उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर संक्षिप्त करते हैं। कहने का मतलब कि ओवरऑल आपको लेना है। अब हर लेवल पर अगर ज़्यादा माइक्रो करते हैं तो वो तथ्य ज़्यादा बढ़ेगा। फिर जो मुख्य बातें हैं वो करते हैं तो ज़्यादा एरिया तक का कवर होता है। तो बिहार का इतिहास पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास उससे बड़ा हो या बिहार का इतिहास बड़ा संक्षिप्त हो जाएगा। तो बिहार का पढ़ना है तो छोटी छोटी बातों को भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग को गुप्त काल पढ़ना है, और गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं, उसके बाद उसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो गुप्त काल की शुरुआत कब भाई? तो माना जाता है कि तीसरी सदी के अंतिम चरण में, तीसरी सदी ईस्वी, अब ईसा पूर्व से हम लोग काफी निकल चुके हैं, तीसरी सदी ईस्वी के अंतिम चरण में, ठीक है। बहुत जगह लिखा होगा श्रीगुप्त उसके फाउंडर के रूप में नाम दिया जाता है, लेकिन आरंभिक दो जो शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त है, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त का बहुत ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है, इसलिए वास्तविक संस्थापक के रूप में गुप्त वंश का माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों से ये बात मैं करूं कि साहब आप लोग जितने हो ना, उसमें कुछ लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड है या हिस्ट्री का अध्ययन उनके पास है, वो अपना फैक्ट्स को रिवीजन के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए स्ट्रीम, दूसरे स्ट्रीम से हैं, नई तैयारी है उनका, तो वो लोग थोड़ा सा हमको स्ट्रेस में दिखते हैं, ठीक है। उन लोगों को लगता है कैसे होगा, क्या होगा। आप आराम से रहो, जो लोग भी नए हैं
आपको जो टॉपिक हम बता रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट्स है बस आपको जो मिल रहा है उसको बार बार आप पढ़िए, ठीक है। और आपको रोज 20 क्वेश्चन जो भेजा जाता है उसको भी आप लोग सीरियसली कीजिए। आपका वो जो भी क्वेश्चन होता है जो आप जिसकी चर्चा होती है उससे परे का वो क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़े तो 20 क्वेश्चन बनेगा। फिर कुछ एक असाइनमेंट दिया जाता है, वो इसलिए कि आप पढ़ने पर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, उसी बहाने आप उसको पढ़िएगा, देखिएगा, लिखिएगा। तो इसके लिए उस बात को हमने पहले पिछले क्लास में भी बताया था। देखो गुप्त की बात हम कर रहे हैं। अब आप देखते हो कि एक इंपॉर्टेंट राज्यवंश, ठीक है, मौर्य। और मौर्य की जो बात हम लोग करते हैं, मौर्य, तो भाई मौर्य जो बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण पाठ है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का शासन काल हम लोग बहुत बार हम लोग ये बात कर चुके हैं। तो मौर्य वंश का जो शासन काल हम लोग लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, तो भाई 322 बीसी से और इसका 185 बीसी तक हम लोग मौर्य का बात करते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये गुप्त की जो बात हम करने आ रहे हैं, गुप्त काल का जो बात करने आ रहे हैं, ये लगभग मतलब तीसरी सदी ईस्वी के अंतिम चरण में, तीसरी सदी के अंतिम चरण में। और इसका जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, मैं बोल रहा हूं वास्तविक संस्थापक। श्रीगुप्त घटोत्कच की बात है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है और लगता है कि हाँ ये पावर में पहली बार एक शासक के रूप में पावर में आया, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए थोड़ा सिमिलरिटी, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश, ये जो मौर्य वंश है, इसका प्रथम शासक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में ये आपका लगभग 320 एडी में यानी ईस्वी में बैठ रहा है। तो और ये 322 बीसी, मोटा मोटी 320 बीसी भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बीच भी बोला जाता है। तो इसके बीच में ये जो इतिहास काल का अंतर है, ये कितने वर्ष का अंतर है? लगभग 600 वर्ष का। ये 600 वर्ष का इतिहास का अंतर है, ठीक है। संयोग देखिए, ये भी चंद्रगुप्त, ये भी चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम, इसके साथ तो मौर्य लगेगा। और इस वंश में कोई अन्य चंद्रगुप्त तो हुआ नहीं, लेकिन इस वंश में एक और महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त हुआ और इसलिए इसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बीच में कौन आया? समुद्रगुप्त, ठीक है। और भी बातें हैं, रामगुप्त की भी बात है जो आपको लग रहा हो, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो साहब ये 600, आप अभी हम लोग 1-2 क्लास पहले हम लोग मौर्य देख रहे थे, अभी हम लोग गुप्त देख रहे हैं। तो आप कितना वर्ष का जंप मारे हुए इतिहास में? ये 600 वर्ष का जंप मारे हुए, ठीक है। और इसके काल में अब यहां पर क्या, अब यहां पर चूंकि एक ही राजवंश में, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जिनका भाई हिस्ट्री नहीं रहा है, जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं या ऑलरेडी आप सिविल सर्विसेज की पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं आपके लिए ये चीज बहुत छोटी सी बात है, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपके साथ वो भी है तो उनके लिए भी थोड़ा सा, तो ये भाई 600 वर्ष का अंतर है। हाँ, एक चीज मैं बता रहा था कि किसी भी राज्य वंश में जब एक ही नाम की पुनरावृत्ति होती है, यानी बाद में वो भी नाम का फिर आता है, तो उसमें इतिहास के दृष्टि इतिहासकार अपनी सुविधा से, ये इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए प्रथम द्वितीय लगा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम थोड़ी चंद्रगुप्त प्रथम रखा गया होगा और उसका चंद्रगुप्त द्वितीय रखा गया होगा, ऐसा नहीं। वो इतिहास, एक वंश में एक ही नाम आ रहा है एक से अधिक बार, तो प्रथम द्वितीय तृतीय, जैसा जितनी बार वो पुनरावृत्ति होगी, जितनी बार वो नाम रिपीट होगा उस डायनेस्टी के टाइटल के अंदर, तो वो प्रथम द्वितीय लगता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि साहब ये मौर्य, अब मौर्य खत्म कब हो रहा है? 185 बीसी में, ठीक है। इस सब की चर्चा भी हम लोग किया। अब मौर्य बहुत प्रभावकारी वंश हुआ। तो ये अगर कहा जाए, इतिहास में कहीं लिखा भी जाता है कि भाई मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के उपरांत, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद उत्तर भारत में उस प्रकार का फिर कोई प्रभावकारी
और मजबूत डायनेस्टी आया तो गुप्त। लेकिन कितने वर्ष के बाद? लगभग 600 वर्ष के बाद। ये बीसी की बात है, ये लगभग 300 बीसी में ये शुरू हुआ, ये लगभग 300 एडी में शुरू हुआ। यानी दोनों के स्टार्ट पॉइंट के बीच कितना का, दोनों के आरंभिक बिंदु के बीच कितने वर्ष का अंतर? 600 वर्ष का अंतर। मैं अंत से नहीं बोल रहा हूं, आरंभ, दोनों के आरंभ से लगभग वही बात से भी हो जाएगा। तो वही 600 वर्ष का ये अंतर है। अब मौर्य के बारे में आप जानते हो कि भाई मौर्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। मौर्य, ठीक है, और वो कितना प्रभावकारी हुआ आप जान रहे हो। उसके पहले भी ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही बहुत हमारा चीज बढ़ा है, उसके पहले नंद भी कमजोर नहीं थे, और नंद काफी शक्तिशाली शासक थे, और नंद वंश के शासक धनानंद भी, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए सतर्क शासक नहीं था, और पब्लिक के बीच में भाई वो मतलब कि वो क्या उसको बोलोगे कि पब्लिक के लिए सतर्क शासक नहीं था। और तभी तो हम लोग बात किए थे कि भाई कौटिल्य एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते हैं और उससे उसको हटाते हैं, ठीक है। अब मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, ठीक है, अशोक हुआ, और अशोक के बाद इसका डिक्लाइन एक तरह से आ रहा है। तो अशोक का शासन कब तक? 232 ईसा पूर्व तक, और 232 ईसा पूर्व से, लेकिन ये चला कब तक? 185 ईसा पूर्व तक। तो इस वंश का डिक्लाइन फेज भी अगर आप देखें तो 232 बीसी से 185 बीसी। तो इसका अपना डिक्लाइन काल में भी ये कम से कम खींच दिया 30 15 45 वर्ष। खींचा कि नहीं खींचा? और इसमें कौन कौन हुए? अशोक के बाद कौन हुए? उसमें ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि वो क्रम भी सही नहीं मिलता है। अंतिम कौन था भाई? तो बृहद्रथ था, और उसको ही उसका सेनापति एक हटाया, ठीक है, और वो कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। अब अन्य बातों को हम लोगों को क्या देखना है कि देखो बाबू, मगध पर, ठीक है, मगध पर हर्यक आया, शिशुनाग आया, नंद आया, ठीक है, मौर्य आया, ठीक है। यहां तक की बात हम लोग उस समय से कर रहे हैं जब महाजनपद, द्वितीय नगरीकरण का काल हो गया, महाजनपद का काल हो गया, वहां से यहां तक। तो मौर्यों का प्रशासन काफी अच्छा था। यानी मौर्य प्रशासन की तुलना अगर गुप्त में करिए या बाद के कालों में कीजिए, मौर्य प्रशासन की तुलना अगर आप करते हो उसकी पुलिसिंग का, उसके रेवेन्यू सिस्टम का, ठीक है, तो आज के काल में भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर माइनस कर दीजिए तो आज के भी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो इंफीरियर नहीं था। कुछ मामले में जनता के लिए वो ज्यादा अच्छा था। यानी उस काल में, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले जो मौर्य वंश का स्थापना हुआ, वो बहुत ही उम्दे किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ठीक है। और मौर्य में आप जानते हो कि भाई, कहीं आप पढ़े होंगे, हम लिखे भी हैं कि मौर्य में गुप्तचरी बहुत ज्यादा था। ये उसको उसकी एक बुराई के रूप में देखा जाता था कि अति, कोई भी चीज अति ठीक नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा गुप्तचरी था। यानी किताबें पढ़ोगे कि मौर्य प्रशासन में तो एक तरह से चैलेंज था कि आप गलत करके दिखाओ, आप चोरी करके दिखाओ, ठीक है, पकड़े जाओगे। और दूसरी बात, बहुत कठोर दंड था। नहीं, चोरी करने पर हाथ का काट लेना, झूठ बोलना यानी जिससे राज्य की हानि हो तो जीव तक का काट लेना। और ये सारा प्रशासन का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। अब चूंकि हम कहानी वहानी इस तरह से नहीं बोलेंगे ना, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है, हमने आपको बताया कि टाइटल वाइज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कंपाइल करके आपको हम लोग पेश कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि भाई उसमें कोई एरर ना हो, गलती ना हो, कहे कि भाई हिस्ट्री में बहुत डिबेट है, हिस्ट्री में बहुत सी बातें जो है ना, कहीं कहीं आपको किसी बुक में लगेगा ना, अरे क्या फैक्ट्स दिया है, कितना फैक्ट्स दिया, आपको लगेगा बस। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि अगर उसमें गलती है, अगर वो ऐसे ही उठाया गया है, तो फिर वो आपके लिए बड़ा घातक हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है, फिर आपके लिए घातक भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए, जैसे देखिए, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं बिहार स्पेशल ना, तो हम इसमें अवेयर नहीं कि मौर्य का अर्थव्यवस्था, मौर्य का प्रशासन, मौर्य का सामाजिक व्यवस्था, मौर्य का, उतना हम टाइटल नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है। अब मौर्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको दिया गया है, ठीक है, आप उसको पढ़ते जाइए।
और वो थोड़ी तारतम्यता रखी गई है, ऐसा नहीं है कि वो तारतम्य में नहीं है, वो काफ़ी तारतम्य है। आप पढ़ोगे तो मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, वो आपका समय जो होगा ना वो फलदायी होगा, आपका वर्क जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा और वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, इस आशा से आप उसको पढ़ेंगे। अब मैं समझा रहा था कि भाई मौर्य से 600 वर्ष, अब मौर्य के बाद जो हुआ तो यहीं पर मैं तेजी में समझाया भी था कि मौर्य के बाद उसके मुख्य क्षेत्र में कौन आया, शुंग आया, शुंग के बाद आया कौन, कर्ण। और जो मौर्य का विस्तृत क्षेत्र था वो शुंग और कण्णों के काल में क्या हुआ, मगध के टाइटल से अलग हो गया। मगध साम्राज्य भी कहो तो उससे अलग हो गया, नहीं, अब मगध साम्राज्य कहा जाता था, मगध साम्राज्य का वंश कहा जाता। चूंकि मौर्य बहुत प्रभावी हुए तो मगध कह के आदमी मौर्य साम्राज्य कहता है, इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मौर्य का प्रभाव, अब अशोक के समय तो भाई सुदूर दक्षिण तक हमारा फैला हुआ था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में काफी फैला हुआ था, सबसे बड़ा क्षेत्र उसका था अशोक का। अब फिर क्या होता है, जब वो कमजोर होता है तो सिकुड़ना शुरू करता है। अब सिकुड़ना शुरू करता है तो कल हम लोग बात किए थे कि भाई दक्षिण में एक पावर आ जाता है जिसको सतवाहन। और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी दिन समय निकाल करके मैं आपको पूरे इंडिया की हिस्ट्री को एंशिएंट से मेडिवल तक एक लिंक आपको मैं दूंगा, एक समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत काम का होगा, लेकिन थोड़ा सा और चैप्टर हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो उसकी बात हम करेंगे, साउथ का भी डायनेस्टी, और वहाँ पर बिहार से रिलेटेड हो या नहीं हो, क्या क्या चीज़ याद कर लोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो जरूरी होता है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब शुंग कण्णों, अब इनके हाथ में कम रह गया। इधर से 4 शक्तियां जो क्रमशः आई, एक एक करके आई। ठीक है, तो इधर से आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो तेजी में आ गए। कहीं शुंग वाला पढ़े होगे तो आप दिया होगा कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने शकों को इस क्षेत्र से क्या कर दिया, हटाया है। ग्रीकों, यवनों को इस क्षेत्र से, यवनों को इस क्षेत्र से क्या किया, हटाया है। लेकिन सबसे उन 4 में ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण में शुरू में सबसे ज्यादा प्रभावकारी कौन हो गया, शक सब हो गया। ठीक है, और शक और पार्थियन अपने को यहाँ पर, ये जो भी बाहरी शक्तियां आई ना, ये चारों शक्तियां ये भारत के साथ अपने को घुल मिलाना चाहिए। और शकों ने तो पूरी तरह से अपने को भारतीय स्वरूप देना चाहा, अपना मूल स्वरूप को छिपाना चाहा। ठीक है, क्षत्रिय का दर्जा लेना चाहा। ठीक है, और उसमें एक नाम क्या है, रुद्रदमन प्रथम का, जो शक शासक रुद्रदमन प्रथम का। हमने एक जगह लिखा है कि क्षत्रों का ऐसे शकों का 5-5 से यहाँ पर क्षेत्र था, अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ तक में। और उस शकों के उस राज्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था, क्षत्रप। और शक के राजा को भी क्षत्रप कहा जाता था, यानी किंगडम को भी क्षत्रप और राजा को भी क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, शक का बात पर। कुषाण के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ आप पढ़े होंगे, अगर कल का पढ़ लिए होंगे तब। अब कुषाण में भी हमने कहा भाई कहां से, हाँ, इन लोगों का क्रम क्या है, ये कहां से आए, ये इंपॉर्टेंट होगा। भारत में इनका प्रभावकारी शासक कौन रहा और उसका क्या मतलब कि कुछ उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो। अब कुषाण के बारे में आइएगा, तो कुषाण में हमने लिखा है। ठीक है, कुषाण का ऐसे लोग कुषाण को कैडफिसेस फर्स्ट और कैडफिसेस सेकंड और कनिष्क एक ही साथ लगता है, लेकिन ये 2 ब्रांच था। ठीक है, आरंभिक में उसमें कैडफिसेस फर्स्ट और कैडफिसेस सेकंड हुआ। कैडफिसेस फर्स्ट को कुजुल कैडफिसेस और कैडफिसेस फर्स्ट को वाइमा कैडफिसेस, ये शायद नहीं लिखा हुआ उसमें, तो कुजुल, तो कैडफिसेस 2 को हुआ, यानी कुषाण में है कैडफिसेस फर्स्ट एंड कैडफिसेस सेकंड। तो कैडफिसेस जो फर्स्ट है उसको कुजुल कैडफिसेस, और जो सेकंड है उसको वाइमा कैडफिसेस कहते हैं। तो पहले क आता है तब वो बाद का चीज है। ठीक है, तो ये याद रखिए, अगर वहां नहीं भी लिखा हुआ है तो कैडफिसेस फर्स्ट तो वो कुजुल कैडफिसेस। ठीक है, क पहले तो वो फर्स्ट होके कुजुल कैडफिसेस, और कैडफिसेस सेकंड वो वाइमा कैडफिसेस। तो ये कुजुल और वाइमा, कुजुल। अब हम क्या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हम कुषाण के बारे में बात कर रहे हैं कुछ है। कुजुल कैडफिसेस और एक होगा वाइमा कैडफिसेस। तो 2 कैडफिसेस हुआ। ठीक है, ये शुरू के कुषाण शासकों में 2 प्रमुख, कुजुल और कैडफिसेस फर्स्ट और कैडफिसेस सेकंड। तो फर्स्ट कैडफिसेस फर्स्ट इज आल्सो रेफर्ड एज कुजुल कैडफिसेस, और सेकंड को कुछ स्रोतों में वाइमा कैडफिसेस कहा गया। ये हमने आपको बताया कि भाई क पहले तो फर्स्ट के साथ, व बाद
तो वो सेकंड के साथ, ठीक है। इसके बाद प्रमुख, अब उसमें ज्यादा हमको रिसर्च नहीं करना है ना, ठीक है। उससे हम अब जान लीजिए कि भाई एक दूसरी धारा उनकी थी, एक दूसरा स्ट्रीम, ठीक है, जिसको कुषाणों का एक दूसरा स्ट्रीम हुआ, और उसका इंपॉर्टेंट कौन हुआ शासक? कनिष्क। कनिष्क, और कनिष्क का पूरा काल तो नहीं मालूम है, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी में तो कनिष्क रहा था। 78 एडी में, 78 एडी में कनिष्क के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया, एक संवत शुरू किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक संवत, शक संवत, ठीक है। अब देखिए, शक संवत ये शकों के द्वारा नहीं चलाया गया है, ये कुषाणों के द्वारा चलाया गया। कुषाण में किसको? कनिष्क के द्वारा चलाया गया। और शक संवत का रेफरेंस पॉइंट क्या? 78 एडी। वर्ल्ड में बहुत सारे कैलेंडर्स हुए, बहुत सारे संवत हुए, लेकिन चूंकि आज ग्लोबल कैलेंडर, वर्ल्ड वाइड कैलेंडर कौन हमारा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर, ठीक है। क्योंकि भाई यूरोप का प्रभाव ज्यादा रहा, आप समझ रहे हो, तो उनका सब चीज जब ग्लोबल हुआ तो उनका कैलेंडर भी ग्लोबल हुआ, ठीक है। और मैंने उस कैलेंडर में रेफरेंस में सब जगह लोग समझ लेता है, ठीक है। हमारे यहाँ का दो महत्वपूर्ण कैलेंडर हो गया, एक विक्रमी और एक शक। तो शक संवत इतिहास की दृष्टि से भाई शक संवत कौन शुरू किया है? तो कनिष्क शुरू किया। कब? 78 एडी में। और विक्रमी संवत कौन शुरू किया था? तो उज्जैन का एक शासक था, उसने शुरू किया था, और वो विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। वो शकों को पराजित किया था, और विक्रमी संवत, वो शकों को पराजित किया था, विक्रमी संवत शुरू किया था, ठीक है। और उस संवत का रेफरेंस कहां से हम लेते हैं? तो 57 बीसी से, जबकि वो पराजित किया था 58 बीसी में शकों को, लेकिन वो कैलेंडर का बात दिया जाता है 57 बीसी। कहीं कहीं जैसे रामचरण शर्मा जी की किताब में या रॉयल थापर में वो 57-58 लिख देता है, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर 57 बीसी से। तो विक्रमी संवत जो हुआ, विक्रमी संवत तो 57 बीसी से, और शक संवत 78 एडी से, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, दोनों के रेफरेंस पॉइंट के बीच में, तो आप जोड़ के बता दो, 135 हो जाएगा ना, 15, ठीक है, 7, 5, 12, 135 वर्ष का अंतर। तो इस तरह का ये हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इस सबसे कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखोगे, चलो प्लेन पे पेज पे आते हैं, कि भाई मौर्य के बाद शुंग आए, कण्व आए, और उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और बाहरी शक्तियां आई, ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, कौन कहां से आया, उसका इंपॉर्टेंट किंग कौन था, और किसके द्वारा क्या कुछ किया गया, या जो बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। खास कनिष्क पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार के इतिहास में आप साहब क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों टाइम ले रहे हैं बिहार के इतिहास में हमको कनिष्क और ग्रीक और ये पढ़ा करके? अरे भाई, ग्रीक का तो रहा ही ना आपका, सेल्यूकस का रहा, सिकंदर का रहा आपसे, ठीक है। तो उसके बाद की जो बात है वो आपसे रिलेट करती है, ठीक है। कुषाण, कनिष्क हुआ, और कनिष्क का जो शासन काल रहा, और फर्स्ट सेंचुरी एडी में तो रहा, वो प्रथम सदी ईस्वी में तो रहा, उसके बाद में कब तक रहा वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कनिष्क एक प्रभावकारी शासक रहा उत्तर भारत में, ठीक है। और कनिष्क ऐसा साक्ष्य मिलता है कि कनिष्क का प्रभाव, कनिष्क के अंदर वो उत्तर प्रदेश और बिहार के भी क्षेत्र थे। अब कनिष्क के बाद, ठीक है, यानी कुषाण के बाद, कुषाण वंश के बाद कुछ ऐसे आते हैं जो लगता है कि उन्हीं वंश से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक मुरुंड का भी नाम आता है, उनका प्रभाव रहा, ठीक है। और उसके बाद यानी आपको तीसरी सदी के आरंभ तक, यानी 200 एडी तक तो लगभग कुषाण का प्रभाव दिखता है। अब ये नहीं ना है आज की तरह, नहीं ना है कि भाई प्रधानमंत्री चेंज हो गया, इस पार्टी का चेंज हो गया तो पूरे भारत में इसका शासन हो गया, ऐसा वहां कभी किसी क्षेत्र में किसी का शासन चल रहा है, किसी क्षेत्र में किसी का शासन चल रहा है, किसी क्षेत्र में किसी का शासन चल रहा है। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके फैक्ट को याद कीजिए, उससे आप कंफ्यूज नहीं करोगे। तो उसके बाद उत्तर भारत में जो एक प्रमुख राजवंश फिर आया वो गुप्त, ठीक है। अब
गुप्त का जो शासन काल, अब गुप्त को आज एक चीज और बता दें, ये गुप्त जो टाइटल हम लोग को पढ़ना है, इसको हमने जैसे मौर्य वाले को एक में डाल दिया था ना, हमने इसको 3 भाग में तोड़ दिया है, ठीक है। और वो भी राजा के हिसाब से नहीं, राजा का तो नाम हम दे दिए हैं, अभी आप देखे होंगे। उसके बाद सब फैक्ट्स जितना है ना, उसको हम 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं, ठीक है। और एक एक दिन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब गुप्त का पहला, अब ये एक शक्ति के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कौन आया? गुप्त। किसके बाद? किसके बाद? तो अब तो उत्तर भारत में कहोगे तो कुषाण के बाद ना, और कुषाण के कुछ उत्तरवर्ती कुषाण के बाद कुछ लोग थे जो माना जाता था कि भाई वो कुषाणों से ही संबंधित थे। इसमें एक मुरुंड का नाम हम बोले, ठीक है। उस सब के बारे में बहुत साक्ष्य नहीं है। अब क्या है, तो गुप्त के बारे में बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि ये भाई कुषाण के ही सामंत थे, ठीक है। और कुषाण के बाद ये पावर में आए। अब क्या है, बहुत स्पष्ट तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें तो हमको रिसर्च नहीं करना है। अब गुप्त एक डायनेस्टी हुआ, किस काल में हुआ, किसके बाद हुआ, ये जान लेना है। और उसका कौन कौन शासक हुआ, और उसका क्या भाई उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़िए। हम तो कल फिर कमेंट देखे, कोई बोल रहा है ऐसे पढ़ा दीजिए, वैसे पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, कोई बोल रहा है हमको याद नहीं होता है, कोई बोल रहा है टाइम मैनेज नहीं होता है। अरे भाई इतना तनाव में क्यों हो, ठीक है। बेसिक चीज समझो, उसके बाद जो फैक्ट्स हमने दिया है आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पकड़ाएगा। ऐसा कुछ बहुत क्वेश्चन नहीं रहता है, 2-4-5 वो क्वेश्चन अटपटा कभी आ गया ओवरऑल, नहीं तो बाकी क्वेश्चन जो होता है वो सिस्टम के तहत ही होता है, ठीक है। और एक चीज तुम लोग को बता दें, सॉरी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दें कि भाई, क्योंकि आज के बच्चों को कब क्या खराब लग जाएगा इसका कोई नहीं है, तुम कह दो भी तो खराब लग सकता है। तो आप लोगों को मैं ये बताऊं कि भाई जीएस है क्या। जैसे लोग बोलता है कि जीएस तो भाई अनंत है, अथाह है, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी एक सिस्टम है कि कहां से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, हर एग्जाम में 2-4-5 क्वेश्चन इधर उधर का होता है, ठीक है, लेकिन वो 5 भी काफी हमने मैक्सिमम कहा है, ठीक है। तो भाई अब गुप्त में तो हमने बताया कुषाण के बाद, और यहां पर थोड़ा सा देखोगे कि भाई कुषाण के बाद अब उधर सुंग और कण्व जब चला गया था तो एक और भारत का जो पावर जो आया था, ये तो मान लो कुषाण तो बाहरी न है, ग्रीक हो गया, शक हो गया, पार्थियन हो गया, कुषाण हो गया, ये तो बाहरी न है। और एक दक्षिण का ही जो मतलब कि भारतीय पावर, एक जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, अशोक के बाद धीरे धीरे अपने को उभारा, वो कौन था? सातवाहन। वो कौन था? सातवाहन। और सातवाहनों का काल कब तक? मोटा मोटी गुप्ता के आने के पहले तक। एक मिनट समझ लो, ये जो पावर आया यहां पर, फिर से ये कल भी बताए थे, ग्रीक आया, साहब शक आया, पहल्लव जिसको पार्थियन कहते हैं, पहल्लव आया, और एक पावर कौन आया? कुषाण आया। अलग अलग जगह से, लेकिन आया किधर? ये भारत का जो हमारा भाग है ना, ये जो क्षेत्र है, यही ने आपका मध्य काल तक यही ने इन्फेक्टेड एरिया, यहीं से ना बाहरी शक्ति का प्रवेश है। ये चीज तो ध्यान में रख लो। यूरोपियन कंपनियां आई व्यापार करने के लिए, लेकिन जो आक्रमण करने और शासन करने के लिए आया, ये तो इसी कोना से आया। यूरोपियन कंपनियां आक्रमण नहीं ना की थी, वो तो भाई समुद्री मार्ग से आई, तो पोर्ट वाला एरिया देख करके अपना आई आपका, ठीक है। वो धीरे धीरे व्यापार करते, लेकिन बाहरी जो आक्रमण का बात हुआ अलग अलग कालखंड में, यही उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यहां से आपका ग्रीक आया, शक आया, पहल्लव आया, कुषाण आया। अब इसके पहले, तो इसके पहले साहब तो सिकंदर की बात जानते हो, तो ग्रीक ना था, लेकिन सिकंदर को चेक कर दिया था कौन? सिकंदर तो लौट गया, और सिकंदर के बाद उसका जो एक सेल्यूकस आया, उसको कौन चेक कर दिया? चेक क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद हम कितनी बार दोहराए हैं कि 3 जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, तो लोग दोस्ती रखा, कोई आने का यहां पर नहीं किया। और देखो ये क्षेत्र हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, हमारा उत्तर पश्चिम। अगर इतिहास और पीछे से जाओ तो इंडस का जब सिंधु घाटी सभ्यता जो समाप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता को तो यही का मूल मानते हैं, ठीक है, इतिहास के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं।
ठीक है, इसको दूसरे ग्रंथों और इससे नहीं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो गई, यानी फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वेर रियून्ड, ये नहीं कि उसके रेस वाले नहीं समाप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता को हम 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त मानते हैं, और उसके बाद उस रेस वाले लोग फिर वो लोग भी नोमैडिक हो गए, जो अर्बन था, और फिर वो डिक्लाइन होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो फिर क्या हो, नोमैडिक हो गए। और फिर 1500 ईसा पूर्व में एक बाहरी शक्ति आई जिसको आर्य, तो आर्य भी किसर से आए, सप्त सिंधु क्षेत्र में ही तो आए आर्य। आर्यों का मैक्स मुलर क्या बोलता है भाई, वो मध्य एशिया के थे, वो पहले कहाँ गए, ईरान इराक क्षेत्र में गए, फिर इस क्षेत्र में आए, और फिर धीरे धीरे आर्यों का प्रसार हुआ। और आर्यों का जब प्रसार हुआ तो उस आर्यों का 2 फेज आप बोलते हो, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, और लेटर वैदिक के सेकंड हाफ आते आते आर्य गंगेटिक प्लेन में भी आ गए, ठीक है, सेकंड हाफ यानी 800 ईसा पूर्व के आसपास। और उसी समय उसके कुछ आर्यों को लोहा की जानकारी हो गई थी, इसकी चर्चा भी हम लोग अपने ये थोड़ा सा किए हुए हैं बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो वो सारी बातें, अब आर्यों के आर्य ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीला को जन बोलते थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया, यानी उनका एरिया प्रशासन का बात हो गया, फिर जनपद जनपद लड़ा तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आते आते 16 को बड़ा बड़ा साम्राज्य हो गया, महाजनपद हो गया, और उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हो गया अंततः कौन साबित हुआ, मगध हो गया। और मगध पर शासन करने वाले वंशों का जो क्रम है, हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य कण्व हो गया, ठीक है। अब इन वंशों का भी तो भाई अपना अपना क्षेत्र हुआ ना, अब हर्यक के समय कम था, शिशुनाग विस्तार किया, और ठीक है, और शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग अवंती को जीता, ठीक है, जो अवंती बिंबिसार उससे दोस्ती कर लिया था अवंती से, क्योंकि अवंती भी शक्तिशाली था, तो सबसे बड़ा कंपटीटर अगर था उसके बराबर का अगर मगध का था तो अवंती था, ठीक है। और बाद में वो अवंती के साथ फिर दोस्ती किया, और फिर हर्यक जब समाप्त होता है तो फिर शिशुनाग आता है, और शिशुनाग अवंती को जीत लिया, ठीक है। और अवंती के डर से हर्यक वंश का जो आजाद शत्रु था वो राजगीर का किलाबंदी किया था, ये सब तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब शिशुनाग जब जीत लिया तो अवंती का विलय एक तरह से कहो, मगध का उस पर अधिकार हो गया, और इसलिए कहा जाता है कि किस शासक ने मगध और अवंती के बीच के 100 वर्ष के युद्धों का अंत किया, तो शिशुनाग वंश का पहला। और शिशुनाग के समय क्या स्थिति रहता है, कला। फिर नंदों के समय में देखते हो तो बहुत उनका एविडेंस नहीं है, लेकिन भाई महापद्म नंद एक प्रभावकारी शासक रहा, एक प्रभावशाली शासक रहा, शक्तिशाली शासक रहा, नंदों की आर्मी बड़ी मजबूत थी। और महापद्म नंद जो था पहला मगध शासक, जो सब हम लिख के दिए हुए, महापद्म नंद पहला मगध का शासक हुआ जो कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग से वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के फाउंडर प्रथम जीन ऋषभ देव की मूर्ति को मगध लाया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, कौन लाया, महापद्म नंद। महापद्म नंद एक राट का उपाधि धारण किया। महापद्म नंद अपने को द्वितीय परशुराम कहा, ठीक है, सर्व छत्रांतक कहा, जिस तरह से परशुराम जी कभी क्षत्रियों का नाश करने का बात किए थे, यानी जो अतायती क्षत्रिय है, फिर इसने भी सर्व छत्रांतक अपने को कहा है, इसलिए उसको सेकंड परशुराम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात अब उसमें अब क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कौन कहा, क्या कहा, इतना आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको रोमिला थापर, रामशरण शर्मा और ये नहीं बनना है, ठीक है। तो आप उन फैक्ट्स को पढ़िए। हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग में होगी, कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु का पढ़ रहे हैं कि कहाँ था, ये क्या था, किस एरिया में था, इतना तो समझ में आना चाहिए। फिर एक आपका क्रम समझ में आना चाहिए, बाकी फैक्ट है तो उस फैक्ट को कीजिए, उससे क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि मैं भाषण दे रहा हूं। अब ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। पहलव को पार्थियन कहते हैं, किसका कहां से आया, ये क्रम का क्या हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट शासक कौन है वो देखना है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो भाई कि कुषाण, अब कुषाण में कौन हुआ, कनिष्क, और कनिष्क का प्रभाव उत्तर पश्चिम से, कनिष्क का प्रभाव उत्तर पश्चिम से इधर भी रहा, उत्तर मध्य में भी रहा, ऊपर में रहा, ठीक है। पेशावर इसकी राजधानी हुई, ठीक है, ये कश्मीर भी इसके हाथ में था, चतुर्थवत संगति वहां पर हुई थी, ये सारी बातें आप जानते हो, यह लिखा हुआ है, पढ़ भी लो, ठीक है। तो ये जब यहां पर हुआ, अब कुषाण वंश का हम बात कर रहे हैं, अब कनिष्क के बाद भी उसके उत्तराधिकारी हुए। अब ये प्रतीत होता है कि कुषाण वंश के जो ऑफिशियल्स थे, जो
ठीक है, या जो उसके सामंत कहो उसके, तो वो लोग जो पावर में, कुषाण के काल में जो लोग शक्तिशाली हुए, राजनीतिक शक्ति के रूप में हुए, सोसाइटी में पावरफुल हुए, उसमें से संभावना व्यक्त किया जाता है कि गुप्त भी था। ठीक है, तो कुषाण के बाद, और कुषाण का हमने बताया कि कुषाण वंश का लगभग 200 एडी तक प्रभाव रहा, कुषाण वंश का डायरेक्ट या उससे संबंधित लोगों का इस क्षेत्र में। और ऐसा नहीं है कि एक डायनेस्टी का, तो पूरे ओवरऑल इंडिया में बात हो रही है। ठीक है, अब यहीं पर आपका गुप्त की शुरुआत होती है। अब गुप्त का जो पहला शासक होता है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का शासनकाल आप खोज लीजिए, किसी किताब में 240 से 280 देगा, ठीक है, किसी किताब में सिर्फ 275 देगा। ठीक है, तो तीसरी सदी के अंतिम चरण में, तीसरी सदी कहने का मतलब क्या, 200 एडी से लेकर के 299 एडी, अब उसके अंतिम चरण में कोई श्रीगुप्त हुआ था, लेकिन इसकी बहुत ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री, भाई देखो, हिस्ट्री दो बात, हिस्ट्री ऐसे नहीं किसी कहानी को इतिहास का चैप्टर बना लेता है। ठीक है, जैसे अब रामायण महाभारत की जो कहानियां हैं तो है तो भाई बहुत बड़ी चीज, लेकिन चूंकि हिस्ट्री को इतिहास का चैप्टर बनाने के लिए जो बात चाहिए कि लिटरेचर है, तो लिटरेचर को आंख बंद करके तो हिस्ट्री मान नहीं सकता है। जब आर्कोलॉजिकल और लिटरेचर में लिखा हुआ दोनों चीजों का जब लॉजिकल वो मिलाता है और उससे फिर कंक्लूड करके अपना बात बनाता है कि भाई हाँ ये चैप्टर था। ठीक है, ये बातें थी खास करके प्राचीन काल के बारे में, और जिसका हम जानते हैं भाई साक्ष्य है उसका बहुत सा चीज, तो वो फिर लिटरेचर का फिर हम लॉजिकल डिडक्शन करके उसको हम लोग हिस्ट्री का फैक्ट्स बनाया जाता है, जो इतिहासकार विद्वान बनाते हैं। तो भाई गुप्त आया, अब इनका रूट कहां से बता रहा है कि हो सकता है कि कुषाण के काल में एक शक्तिशाली समुदाय ये रहा होगा। ठीक है, अब गुप्तों के बारे में, अब उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ आता है, उससे ज्यादा हम लोग का क्वेश्चन की बात नहीं है। ठीक है, अब उसमें पहला व्यक्ति, पहला पर्सनालिटी किसका बोल रहा है, श्रीगुप्त का बोल रहा है। श्रीगुप्त का काल कब बता रहा है, तो तीसरी सदी के अंतिम चरण में। ठीक है भाई, रहा होगा। अब उसमें 240 280 भी लिखा हुआ है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गुप्त वाला आपका ये आएगा स्क्रीन पर, तो उसमें कुछ गुप्त शासकों का हम शासन काल, लेकिन हम ऊपर ही लिख दिया है कि लगभग में, और उस शासन काल आप रटने के चक्कर में मत जाइएगा, आगे फैक्ट पढ़िएगा वो समझ में आ जाएगा। हाँ, वो कि ये कौन था ये कहीं आप मत भुला जाइए। जैसे भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, अब बहुत से जगह पर भानुगुप्त का एरण अभिलेख, और जहां गुप्ता का शासकों का नाम देता है वहां भानुगुप्त उड़ा रहता है, चूंकि वो बालादित्य के बाद उस समय जो था ना वो 3 जगह पर हो गए थे। बंगाल क्षेत्र में एक अलग गुप्त का हो गया था, बिहार उत्तर प्रदेश के इस इलाका में एक अलग था। ठीक है, आपको मालवा क्षेत्र में अलग था, तो मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त था। ठीक है, तो इसलिए हम वो नाम और जो बुक्स में जो पीरियड है वो लगभग में हमने लिख दिया है। ठीक है, और एग्जैक्ट शासनकाल का क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए उसके स्ट्रेस में आप लोग मत पढ़िए, नहीं तो वही काटते वही सुधारते टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि भाई यहां पर गुप्त आ गए। अब कब हमने बताया, मोटा मोटी 275 एडी ले लो ना, 275 एडी में श्रीगुप्त आ गया। और श्रीगुप्त के बाद एक और नाम आता है घटोत्कच गुप्त का, घटोत्कच गुप्त का। अब इन लोगों का ऐतिहासिकता चूंकि प्रमाणित नहीं है। उसके बाद जो एक नाम आता है चंद्रगुप्त, जिसकी बात अभी हम लोग किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो आपका 320 एडी के 320 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम शासक होता है, और ये गुप्त डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब 600 वर्ष बाद, 600 वर्ष के बाद, यानी किसके बाद, 600 मौर्य के स्टार्ट के 600 वर्ष के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौर्य से बहुत एडवांस हो गए हैं। ठीक है, तो आप जान लो प्राचीन काल में पहले सोसाइटी का फीचर बहुत तेजी से नहीं बदलता था। आज आपका साइंस टेक्नोलॉजी के कारण आपके सोसाइटी का फीचर और स्वरूप काफी तेजी से बदल रहा है। 600 वर्ष तो बहुत होता है ना। अब आज आप 600 वर्ष 2000 से चले जाओ 600 वर्ष पहले, तो 600 वर्ष पहले हम लोग कहां चले जाएंगे, 1400 में चले जाएंगे। और 1400 में हमारे यहाँ किसका शासन, किनका शासन काल पे, तो सल्तनत काल था। ठीक है, तो उस समय से इस समय काफी बदलाव है। तो पहले प्राचीन काल में उतना बदलाव नहीं दिखेगा, या तो एकदम ब्लैंक हो जाएगा। नहीं, अब इंडस में तो भाई हम अर्बन में चले गए थे,
और चूंकि इंडस खुद डिक्लाइन कर गया, ठीक है। अब इंडस डिक्लाइन किया, कैसे किया, क्या किया, वो चूंकि बिहार स्पेशल का बात नहीं है, वो लिंक कभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। फिर आपके आर्यन आ गए। अब ऋग्वैदिक काल का क्या स्वरूप था, तो भाई नोमैडिक था, घुमंतु था, पशुपालक था, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक का अब बड़ा ग्रेजुअल वे में थोड़ा थोड़ा इन्हांस हो रहा है फीचर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब उसी तरह से अब मौर्य से गुप्त के बीच में 600 वर्ष का अंतर, लेकिन बहुत बातों में ऐसा नहीं है कि वो मौर्य से आगे हैं, ठीक है। मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन से कहो तो ये पीछे हैं। सबसे ज्यादा ऑफिसर्स का अगर नंबर अगर कहा जाए तो मौर्यों में था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे काल बढ़ रहा है आप उत्तरोत्तर ज्यादा अच्छे होते जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतिहास को थोड़ा सा खुले दिमाग से समझना पड़ता है। अब आप देख रहे हो चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम क्या क्या किया, इससे रिलेटेड क्या बात, अब ये थे कहां के भाई, ये तो बात ही नहीं हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार से रिलेटेड, लेकिन इनकी शुरुआत का ज्यादा प्रभाव, आरंभिक गुप्तों का ज्यादा प्रभाव कहां रहा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रहा, इलाहाबाद क्षेत्र में। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ। अब ये लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, कुमार देवी के साथ होता है, और वहीं से ये 319-20 में जब इसका अपना, तो वहां से एक गुप्त संवत की बात आती है, 320 या 319 एडी माना जाता है, तो गुप्त संवत की बात आती है। तो भाई अब ये लिच्छवी कौन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है मैं समझ रहा हूं। अब ये लिच्छवी कहां से भाई, लिच्छवी तो तुम महाजनपद में पढ़ा रहे थे, ठीक है, या लिच्छवी तो मगध के समय पढ़ा रहे थे, और यहां 600 वर्ष आप जन्म किए हो, नहीं। तो लिच्छवी जो था, लिच्छवी वहां पर तो रिपब्लिक था, किसका, बज्जी महाजनपद के 8 रिपब्लिक में एक रिपब्लिक था लिच्छवी, ठीक है। और लिच्छवी सबसे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक था अमंग द 8 ऑफ द बज्जी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आप देख रहे हो कि वो लिच्छवी, ठीक है, तो भाई फिर लिच्छवी है, लेकिन अब वही लिच्छवी का शासन वंश नहीं ना आ रहा है, लेकिन लिच्छवी नाम से अभी भी लिच्छवी राजकुमारी बात है, लेकिन उसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, ना उसकी जरूरत आपको है, ठीक है। तो बिहार क्षेत्र में उसका शादी हुआ, ठीक है, शादी किया। फिर इस तरह से अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, अब चंद्रगुप्त प्रथम ने जो जो किया वो देखेंगे। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक होता है समुद्रगुप्त होता है, ठीक है, और समुद्रगुप्त के बाद जो शासक होता है चंद्रगुप्त, फिर एक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि भाई चंद्रगुप्त प्रथम और उसका समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को प्रतापी मानते हो क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत से भारत के अन्य क्षेत्रों में अपना शासन विस्तारित किया, यानी यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से, इस गंगेटिक रीजन से आगे निकल के भी वो क्षेत्र का विस्तार उन्होंने किया, ठीक है, और साउथ तक में भी वो थोड़ा सा शॉर्ट में हमने लिख दिया है। तो ठीक है, अब उसके बाद आता है अब अगर बात की जाए कि भाई इनके समय में जब ये गुप्त ऊपर में आए तो दक्षिण में कौन था, गुप्त जब ऊपर में आए तो आखिर दक्षिण में कौन था। तो दक्षिण में हम क्या बताए थे कि मौर्य के बाद दक्षिण में कौन आया था, सातवाहन। और हम अभी बात किए कि जब तक गुप्त आया तब तक सातवाहन समाप्त हो गया, और सातवाहन का जो राज्य क्षेत्र था दक्षिण में वो 2 भागों में, और सातवाहन कुछ समय के लिए उत्तर में भी आए थे, कन्नों को उन्होंने हराया था, लेकिन फिर वो उत्तर से फिर लौट गए थे, फिर उत्तर में उनका, नॉर्थ भाग में उनका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। तो फिर ये बाहरी शक्तियां, जब सातवाहन यहां से लौट गया था तो ये बाहरी शक्तियां इधर आई थी, और फिर इन्हीं के फिर गुप्त हो गया बाद में, कुषाण के बाद में। अब यहां सातवाहन जो हुआ, और सातवाहन के बाद ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है, सातवाहन के बाद हम कल बताए थे आपको कि वाकाटक एक वंश आया था, इसको नंदीवर्धन का वाकाटक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वो संस्थापक था। वाकाटक, कल लोगों ने पूछा था वाकाटक कौन था, भाई वाकाटक एक डायनेस्टी साउथ में, आफ्टर सातवाहना ये आया, ठीक है। तो ये लगभग उसी समय में इसकी शुरुआत, जिस समय गुप्त की शुरुआत, तो गुप्त के कंटेम्प्रोरी अगर साउथ का अगर डायनेस्टी शुरू हुआ तो कौन हुआ, वाकाटक। और फिर हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त का, तो चूंकि ये मजबूत थे इसलिए वो बहुत विस्तार नहीं कर पाए। हाँ, साउथ के शक्तियों को उन्होंने हराया है और उन्होंने उनकी प्रभुत्ता स्वीकार कर ली, सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली, फिर वो लौट गया, ठीक है। अब उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया,
और चंद्रगुप्त द्वितीय वकाटक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वकाटक राज्य में किया, रुद्रसेन सेकंड से किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भाई अब यहां पर गुप्तों का कैपिटल आप हर समय में नहीं बता पाओगे। ठीक है, पाटलिपुत्र का भी उल्लेख होता है,